स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग साउंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड का मीन्स हो गया कि साउंड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है या वो किस टाइप का होता है। ठीक है, तो साउंड जो है वो मेनली टू टाइप्स का होता है, या तो वो म्यूजिकल साउंड होता है या तो वो नॉइस होता है। दो तरीके से इन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि म्यूजिकल साउंड क्या होता है। तो म्यूजिकल साउंड में होता क्या है। म्यूजिकल साउंड मीन्स जो आप म्यूजिक सुनते हैं कि म्यूजिकल साउंड में ही आता है। ठीक है, तो इसकी अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे। अ कंटिन्यूअस एंड अ यूनिफॉर्म साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूसिंग प्लीजिंग इफेक्ट टू आवर ईयर्स एंड माइंड इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। अब देखिए क्या बताया इसमें, कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म साउंड कहने का सेंस है कि किसी भी चीज़ से आप एक धुन में या आप एक लय में किसी चीज़ को जो है बजा रहे हो। ठीक है, तो उसको बजाने के लिए क्या चाहिए होता है, रेगुलर इंटरवल हो, पीरियोडिक वाइब्रेशन मतलब एक वाइब्रेशन रिपीट होने के बाद दूसरा वाइब्रेशन हो, और वो चीज़ हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगे और हमारे माइंड को रिलैक्स फील हो। तो इस टाइप की चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड। जैसे कोई भी सॉन्ग आप सुनते हैं तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट वो पीरियोडिकली बज रहे होते हैं एक संग। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को एक साथ बजा दिया जाता है। एक उनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है जो कि सुन के हमारे माइंड और हमारे ईयर्स को अच्छा लगता है। ये किस चीज़ में आता है, म्यूजिकल साउंड में आता है। और जो म्यूजिकल साउंड होता है वो कैसा होता है, रेगुलर होता है मतलब लगातार होता है, पीरियोडिक मतलब एक टाइम के बाद वो अपनी चीज़ को फिर से रिपीट करता है, और कॉन्टीन्यूअस होता है। कॉन्टीन्यूअस का मीन्स भी यही हो गया कि लगातार किसी चीज़ का आना साउंड का। ठीक है, तो म्यूजिकल साउंड ये हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि म्यूजिकल साउंड का ग्राफ किस तरीके से होगा, तो अगर आपको एम्पलीट्यूड और टाइम, तो एक साइड अगर आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और एक साइड क्या है, टाइम है, इसके बीच में अगर आपसे ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाए तो एक जो सिस्टमैटिक ग्राफ होता है सीधा सीधा इस टाइप का, तो ये म्यूजिकल साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यहीं पे अगर आपसे नॉइस की बात की जाएगी तो जस्ट म्यूजिकल साउंड का उल्टा आप कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉइस हो जाएगा। देखिए सबसे पहले लाइन, और कॉन्टिन्यूअस तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ डिसकॉन्टिन्यूअस। यूनिफॉर्म था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म साउंड। प्रोड्यूस बाई अ रेगुलर एंड, यहाँ पे रेगुलर लिखा था, यहाँ पे क्या होगा, पीरियोडिक वाइब्रेशन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस। प्रोड्यूस्ड बाई प्रोड्यूसिंग अनप्लीजेंट इफेक्ट टू आवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइस। कि कोई भी डिसकॉन्टिन्यूअस नॉन यूनिफॉर्म साउंड प्रोड्यूस हो किसी नॉन पीरियोडिक डिस्टर्बेंस से, जो कि हमारे कानों को अच्छा ना लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉइस बोलते हैं। और नॉइस कैसी होती है, इरेगुलर और डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप इसका ग्राफ बनाइए तो आप किस तरीके से बनाएंगे, एक साइड एम्पलीट्यूड है, यहाँ टाइम है, और इस साइड है एम्पलीट्यूड, और आपसे कहा गया ग्राफ बनाइए नॉइस का, तो आप क्या बताएंगे, कहीं कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं कम, फिर कहीं ज़्यादा, इस टाइप से। जो कि आगे पीछे जैसे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको दे दी जाएं और आप उसको एक साथ बजाना स्टार्ट कर दीजिए, तो क्या आपको सुनने में वो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो इस टाइप की चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड बेसिकली किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हमें ये देखना है। अब देखिए, जो म्यूजिकल साउंड है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेन चीज़ें जिससे हम म्यूजिकल साउंड को पहचानते हैं, वो होती है पिच, दूसरा होता है लाउडनेस, थर्ड होता है क्वालिटी। इसमें इंपॉर्टेंट तो वैसे सब कुछ है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है क्वालिटी। और क्वालिटी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसे हम बोलते हैं टिम्बर। ठीक है, तो कभी कभी क्वालिटी के नाम से पूछा जाता है, कभी कभी टिम्बर के नाम से भी पूछा जाता है दोनों चीज़ें सेम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पिच। देखिए पिच क्या होती है, ये क्रिकेट वाली पिच नहीं है। ठीक है, ये म्यूजिकल साउंड की पिच है। देखिए क्या होता है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ म्यूजिकल साउंड। ये किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक है, ये म्यूजिकल साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है। बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश अ श्रिल साउंड फ्रॉम अ ग्रेव साउंड इवन थ्रू द टू साउंड्स हैव द सेम लाउडनेस। कहने का सेंस ये है कि पिच वो प्रॉपर्टी होती है म्यूजिकल साउंड की जिससे हम किसी भी साउंड का, कौन सा साउंड श्रिल है और कौन सा ग्रेव है, मतलब कौन सा पतला है और कौन सा भारी है, हम उसमें डिफरेंस कर पाते हैं जबकि दोनों की लाउडनेस सेम हो। मतलब कहने का सेंस है कि देखिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, आप
जब म्यूज़िक सुनते हैं उसमें देखेंगे कहीं गिटार है, कहीं तबला है, कहीं कुछ है, बट आप उनमें डिफरेंस कर पाते हैं कि ये गिटार की आवाज़ है, ये तबले की आवाज़ है, या किस चीज़ की आवाज़ है। तो कहने का सेंस है कौन सा साउंड कम है, धीमा है, और कौन सा तेज है, आप इसमें डिफरेंस कर पाते हैं। और ये मेथड जो होता है डिफरेंसिंग का वो कहलाता है पिच। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं जिससे एमसीक्यूज आपका बनता है। वो क्वेश्चन आपका ये है कि पिच ऑफ साउंड जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो पिच ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे। फ्रिक्वेंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे। तो कहने का सेंस है क्वेश्चन में आप के ऑप्शन जिस हिसाब से हो आप उस हिसाब से आंसर टिक करेंगे कि अगर साउंड जो पिच की साउंड है, या पिच ऑफ अ साउंड जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है और वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि और हाँ, एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो ये है कि पिच डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे, लाउडनेस डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, क्वालिटी डिपेंड करती है वेव फॉर्म पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इससे एमसीक्यूज बन सकता है, तो थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लाउडनेस क्या होता है। तो आपने पिच तो देख लिया क्या है, अब लाउडनेस देखते हैं क्या है। तो लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड। पहली लाइन आपको सेम लिखनी है बार बार, क्योंकि ये किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। और इसमें क्या होता है, अब जैसा नाम है उस तरीके से है, विच अ लाउड साउंड कैन डिस्टिंग्विश बाय द फेंट साउंड। कौन सा साउंड तेज है, आवाज किसकी तेज है, कौन सी चीज धीमी है, आप इसमें डिफरेंस कर पाते हैं। जबकि दोनों की पिच सेम है, दोनों की पिच सेम हो, लेकिन कौन सा धीमे है और कौन सा तेज है आप इसमें डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं लाउडनेस। लाउडनेस इज अ सेंसेशन एज परस्यूड बाय द लिसनर। लाउडनेस क्या है, वो सेंसेशन है जो कोई लिसनर सुन रहा होता है। इट इज अ मेजर टू ईयर टू द विंड। अब ये जो होता है ये हवा से, अब जैसे नहीं कोई चीज अगर कोई साउंड चल के आता है वो किससे चल के आता है, वो हवा के थ्रू चल के आता है। लाउडनेस डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड नियर द ईयर। हमारे कानों के पास साउंड कितनी तेज से सुनाई दे रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, लाउडनेस उस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो लाउडनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स। जो भी चीज है उसके वाइब्रेशंस जो हैं उसका एम्पलीट्यूड क्या है। कहने का सेंस है कि आप एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन मतलब आप एम्पलीट्यूड से रिलेट कर पा रहे हैं, जैसे कि कोई चीज़ इस टाइप से है या कोई चीज़ इस टाइप से है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। मतलब मीन पोजीशन से कितना ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन तक के वो जा रहा है। जैसे इसका देखिए मीन से ये डिस्टेंस इतनी है, इसका एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है। तो कहने का सेंस है जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जिस भी बॉडी का वाइब्रेशन जहाँ हो रहे हैं उसकी सरफेस एरिया कैसी है। जैसे ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर द साउंड लाउडनेस। कहने का सेंस है आप एक छोटी सी जगह पे ऐसे आप जैसे यही है, अभी हम यहाँ पे हिट करना से स्टार्ट करते हैं, इसकी आवाज़ कम आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या है, कम है। लेकिन अगर आप तबला देखें, तबले को आप बजाना स्टार्ट करें, आप एक उंगली से बजाएंगे तो आवाज़ कम आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हाथ से आप बजाना शुरू करेंगे तो और उसका एरिया भी क्या होता है ज़्यादा, और हाथ को आप जितना दूर ले जाएंगे मतलब जितना ऊंचाई पे रख के उस पर आप हिट करेंगे आपको साउंड उतना ही ज़्यादा तेज सुनाई देगा। तो इससे पहली बात ये क्लियर होती है कि जितना एम्पलीट्यूड होगा मतलब आप जितना मीन बीच से उसकी सरफेस से जितना हाथ ऊपर उठाएंगे उतना तेज से आप उस पर हिट करेंगे तो आवाज़ उतनी तेज आएगी। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया में, कहने का सेंस है भाई उंगली आप रखिए उससे आप हिट करना स्टार्ट करिए आवाज़ कम आएगी। आप हाथ रख के हिट करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक एम्पलीट्यूड पे और एक सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी द लेस द लिसनर एंड द सोर्स द लाउडर इज द साउंड। कहने का सेंस है कि जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से और जिसे साउंड सुनाई दे रहा है उनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा कम होगी, मतलब जितनी कम होगी उतना ही तेज़ी से साउंड सुनाई देगा। और मान लिया यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और कोई जिसको सुनना है वो बहुत दूर है, तो क्या होगा जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो उनके बीच का जो मतलब लाउडनेस जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ द मीडियम द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम।
कहने का सेंस ये है कि अगर डेंसिटी ज़्यादा हुई, लाउडनेस जो है वो आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। इसका मतलब ये हो गया कि डेंसिटी अगर ज़्यादा है मीडियम की तो साउंड क्या होगा, तेज सुनाई देगा, और अगर डेंसिटी कम है तो साउंड क्या है, आपको धीमा सुनाई देगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जो लाउडनेस होती है साउंड की, वो किस चीज़ में मेजर की जाती है, डेसिबल। ठीक है, तो यूनिट अगर आपसे पूछी जाए लाउडनेस की तो आप बताएंगे डेसिबल्स, और इसे हम शॉर्ट में डीबी भी लिखते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड का थर्ड और लास्ट टॉपिक क्या है, क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, तो क्वालिटी और टिम्बर देखिए क्या होता है ये। टिम्बर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड। देखिए पहली लाइन सेम ऐसे रिपीट हो रही है सब में। तो टिम्बर जो है वो क्या है, म्यूजिकल साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है। दैट enables us to distinguish between two sounds of the same pitch loudness produced by two different sources। अब देखिए क्वालिटी में दोनों चीज़ों को कवर कर लिया गया। किसको किसको, पहली चीज़ को कवर किया गया जो किस पिच है, और दूसरा है लाउडनेस। अब कहने का सेंस ये है कि कोई भी दो साउंड है हमारे पास, दोनों की क्या है, पिच सेम है। ठीक है, दोनों की पिच क्या है, सेम है, और दोनों की लाउडनेस भी क्या है, सेम है, और दोनों अलग अलग सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन, ये चीज़ ये हो गई, बाई टू डिफरेंट सोर्सेज। तो टिम्बर या क्वालिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम डिफरेंस कर पाते हैं उन साउंड्स के बीच में जिनकी पिच भी सेम है, जिनकी लाउडनेस भी सेम है, और जो डिफरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक, अब हो गया कि क्वालिटी डिपेंड किस चीज़ पे करती है, वेव फॉर्म पे करती है। वेव्स किस टाइप से प्रोड्यूस हो रही है उस हिसाब से देख करके हम लोग क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। द क्वालिटी ऑफ अ म्यूजिकल नोट डिपेंड अपॉन द वेव फॉर्म। ये तो वही लाइन हो गई जो मैंने आपको भी बताई। इसमें से एक डेफिनेशन बनती है टोन की और एक नोट की। तो अगर आप टोन है, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज टोन, तो आप ये बताएंगे कि कोई भी साउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी हो, सिंगल फ्रिक्वेंसी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोन। ठीक है, कोई भी साउंड जिसमें सिंगल फ्रिक्वेंसी हो, मतलब सिर्फ एक चीज़ हो जिसमें, उसे हम लोग टोन कहते हैं। और अगर आपसे नोट पूछा जाए तो आप इसमें ये बताएंगे कि वो साउंड जो कि प्रोड्यूस हो रहा हो मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसीज, बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज का मिक्सचर हो जिसमें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोट। ठीक है, तो सिंगल फ्रिक्वेंसी का साउंड है दैट इज टोन, और अगर मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज का साउंड है या मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसीज है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। तो आप नोट की डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं, साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसीज इज कॉल्ड नोट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन वेव सच एज कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम। जैसे नॉर्मल हम लोगों ने स्पीड का फॉर्मूला अभी तक पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम वैसे ही कुछ कुछ स्पीड ऑफ साउंड है। क्या है कि किन्हीं भी दो, यहाँ पे डिस्टेंस जो हो जाती है वो आपकी लैम्डा हो जाती है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो सक्सेसिव क्रेस्ट या किन्हीं भी दो सक्सेसिव ट्रफ या कंप्रेशन या रेयरफेक्शन को ट्रैवल करने में यूनिट टाइम में जितने भी कंप्रेशन या रेयरफेक्शन ट्रैवल करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं। ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर से देख लीजिए, डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव, किसी भी वेव का कोई भी पॉइंट एक सेकंड में या यूनिट सेकंड में जितनी डिस्टेंस मूव करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ द साउंड कहते हैं। अब ये टॉपिक भी आपका अच्छा है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है नेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है, कि मीडियम जिसमें साउंड ट्रैवल कर रहा है उसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द मीडियम ऑफ द साउंड। ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट, अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। सॉलिड में कुछ और होगी, लिक्विड में अलग, और गैस में अलग। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इट इज द इफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज मोर द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर। ठीक है, देखिए क्या होगा इसमें, आप अगर शॉर्टकट में बनाना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी जिस भी मीडियम की ज़्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगा,
और जिसमें डेंसिटी कम होगी वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखिए क्या होता है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। तो आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिख लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। और इसमें क्या हो जाएगा कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, तो टेम्परेचर की स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गई, TEMP टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड घटेगा। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। जैसे कि कहने का सेंस ये है, अगर मॉइस्ट एयर है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ड्राई एयर। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे आपने रिफ्लेक्शन ऑफ, अच्छा अभी आपने 10th में टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये उसी से रिलेटेड है, बट आपने छोटी क्लास में रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ा होगा। तो रिफ्लेक्शन का सेंस ये है कि जब साउंड प्रोड्यूस हो और वो किसी हार्ड सरफेस से जाके टकराए और टकराने के बाद वापस आ जाए। ठीक है, जैसे आप किसी बंद कमरे में अगर आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ दीवारों से टकराने के बाद आपको सुनाई देती है। तो देखिए क्या होता है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन हार्ड सरफेस लाइक वॉल, मेटल शीट, प्लाईवुड एटसेट्रा। कोई भी हार्ड सरफेस हो वहाँ से साउंड जो है टकराए और टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। ठीक है, 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के। देखिए पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। कहने का सेंस ये है कि जिस एंगल से साउंड जाएगा उसी एंगल से साउंड टकराने के बाद वापस आएगा। पहला लॉ ये है आपका। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि अगर आप एक फिगर से समझना चाहें तो लाइट रे जैसे आएगी, सॉरी लाइट रे नहीं, यहाँ पे साउंड वेव है, साउंड वेव जैसे आएंगी वैसे ही टकरा के वापस चली जाएगी। ठीक, इनके बीच में बनने वाला एंगल आई और यहाँ एंगल आर, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी चीज़ ये होती है जो इंसिडेंट साउंड होता है, मतलब जो साउंड पड़ रहा है किसी सरफेस पे, और जो नॉर्मल, ये जो सीधी सीधी लाइन होती है नॉर्मल, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है सेकेंड। तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लॉस को भी ध्यान रखिएगा कि पहला लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा है कि इंसिडेंट साउंड, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड साउंड तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, रिवर्बरेशन। देखिए रिवर्बरेशन के लिए ये होता है कि इसके पहले आपको इको पता होना चाहिए। इको आपकी टॉपिक जो है अभी रिड्यूस हो गया है, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। ये होता क्या है कि जैसे कि आप कहीं पे कुछ बोल रहे हो, ठीक है, तो वो आवाज़ जो है किसी हार्ड सरफेस से टकराने के बाद वो आपको गूंजती हुई सुनाई दे। ठीक है, क्या हो कि किसी भी हार्ड सरफेस से जो भी साउंड आपने, मतलब जो भी आप बोले हैं, वो वहाँ से टकराने के बाद कुछ देर के बाद आपको सुनाई दे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। ठीक है, अब रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन ये है कि व्हेन अ नंबर ऑफ इकोज ऑफ द ओरिजिनल साउंड आर हर्ड। कहने का सेंस है एक इको नहीं, बहुत सारी, मल्टीपल। जैसे नहीं होता पहाड़ पे लोग बोलते हैं तो आप देखेंगे वो आवाज़ ऐसे पलट के आपको बार बार सुनाई देती है, पहले तेज़ फिर हल्का धीमा फिर इस टाइप से। तो व्हेन द नंबर ऑफ इकोज ऑफ द ओरिजिनल साउंड आर हर्ड, ईच इको बीइंग फेंटर देन द प्रीसीडिंग वन। कहने का सेंस है जो पहले वाली इको होगी वो ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी, उसके बाद वाली उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो इस टाइप से जो मल्टीपल इकोज प्रोड्यूस होती हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्बरेशंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्पीड ऑफ साउंड पे कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। बस आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है जो कि आपका है, देखिए जो स्पीड का फॉर्मूला होता था नॉर्मल डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब स्पीड ऑफ साउंड निकाल रहे होते हैं या रिवर्बरेशन या इको के केस में जब होता है तो सिर्फ चेंज इतना होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में 2 इंटू डिस्टेंस हो जाता है। अब 2 इंटू डिस्टेंस क्या होता है कि साउंड जो है जब किसी सरफेस से टकराएगा, टकरा के वापस हमारे पास आएगा, तभी तो टोटल डिस्टेंस होगी, तभी तुमको यहाँ पे सुनाई देगा दोबारा आकर के। तो कहने का सेंस है फॉर्मूला वही रहता है, बस यहाँ पे आपको 2 इंटू डिस्टेंस कर देना है। तो जो भी न्यूमेरिकल अगर आपसे कोई भी पूछा जा रहा है तो जो डिस्टेंस निकालने को कहेंगे तो आप लोग क्या करेंगे,
मतलब स्पीड निकालने को कहेंगे तो जो भी डिस्टेंस दे रखी है, अगर कह दे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 2d लिख देंगे। अगर सिंपली डिस्टेंस कहिए तो d की जगह वैल्यू पुट करके और 2 इंटू करके उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस पे बेस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका जो साउंड चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश होता है।